अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं माविश तबस्सुम। नाजरीन, पाकिस्तान में जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम सहाफत के नाम पर क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह ये लोग जाती मफाद की खातिर जर्द सहाफत के अलमबरदार बने हुए हैं। इन लोगों ने जाली खबरों की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और उमर चीमा जैसे लोग इनके लिए आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस सब से आलमी शोहरत याफ्ता लॉ फर्म मर्क थॉमस ने पर्दा उठाया है। उन्होंने इस हवाले से एक तफसीली ब्लॉग लिखा है जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम की जानिब से लोगों के खिलाफ जाली मुकदमा, जाली दस्तावेजात और जाली कहानियां बनाई गई, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के इदारे उनके खिलाफ चुप साधे हुए हैं। इस ब्लॉग में पेंडोरा लीक्स का भी जिक्र है और जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जहां दुनिया भर के सहाफती तारीख की सबसे बड़ी तफ्तीश में मसरूफ थे ताकि मालियाती निज़ाम के छुपे राजों से पर्दा उठाया जा सके, वहीं दूसरी जानिब एक लफाफी सहाफी अपने आकाओं के एजेंडे की तकमील के लिए काम कर रहा था। बिल्कुल, और इस आर्टिकल में मर्क थॉमस ने मजीद बताया है कि उनके ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उमर चीमा ने मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम के हुक्म पर शुएब शेख समेत दीगर कारोबारी शख्सियात के नामों को गलत तौर पर पेंडोरा लीक्स में शामिल करवाया है। मामले की मजीद तहकीकात करने पर पता चला कि उमर चीमा जब भी मीर शकील और मीर इब्राहिम को यह बताने पहुंचे कि पेंडोरा लीक्स में उनका नाम भी आ गया है, तो बाप बेटे ने उन्हें कुछ मजीद नाम लिस्ट में शामिल करने के लिए पुरकशिश रकम की पेशकश की। इब्तदाई तौर पर तो बताया जाता है कि उमर चीमा थोड़ा हेजिटेट हुए, अलबत्ता फिर राजी हो गए और यह राजीनामा सोच के बदलने की वजह नहीं हुआ बल्कि ऑफर के बदलने पर हुआ। बिल्कुल, उमर चीमा ने मीर शकील और मीर इब्राहिम की किस ऑफर के बदले उनका ये काम अंजाम दिया, इस हवाले से भी मर्क थॉमस ने आने वाले दिनों में तफसीलात अफशां करने का वादा किया है। मर्क थॉमस ने आगे ये लिखा है कि अगरचे उमर चीमा का ये अमल सहाफत के साथ बड़ी गद्दारी है, लेकिन उमर चीमा के लिए ये कोई नई बात नहीं है। खुसूसन मीर शकील और मीर इब्राहिम के लिए तो ये सब बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि कामरान ये बाप बेटे पहले ही झूठी बेबुनियाद खबरों और दस्तावेजात की वजह से मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, और मर्क थॉमस ने इस हवाले से एग्जिट और बोल के सीईओ शुएब अहमद शेख के खिलाफ साजिश की भी मिसाल दी और बताया कि मीर शकील और मीर इब्राहिम माजी में शुएब शेख के खिलाफ जाली दस्तावेजात और जाली मुकदमात घड़ने में भी मुलव्वस रहे हैं, जिसका एतराफ इस केस की प्रोसिक्यूशन के एक गवाह ने भी किया है। मर्क थॉमस ने समाअत के दौरान गवाहों से जरा की कॉपी भी ब्लॉग के साथ शेयर की है, जिसके मुताबिक यासिर नामी शख्स की जियो के मीर शकील उर रहमान और डेक्लन वॉल्श से दुबई में मुलाकात हुई और कई मुलाकातों के बाद एग्जिट के खिलाफ डेक्लन वॉल्श के जरिए मन घड़त और बेबुनियाद आर्टिकल छापा गया। एफआईए ने इसी केस में एफबीआई के जाली दस्तावेज भी अदालत में पेश किए हैं, जो एफआईए के मुताबिक उमर चीमा की तरफ से उन्हें फराहम किए गए थे। और इस खत की कॉपी भी मर्क थॉमस ने शेयर की है और ये बताया है कि एफबीआई के खत के जाली है और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि ये लिखा ही पाकिस्तानी तरीक़ाकार के मुताबिक गया है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एफबीआई ने भी इस खत को जाली करार दे दिया था। मर्क थॉमस ने एफबीआई की तरदीद और अमरीकी लॉ फर्म के इस हवाले से वजाहत की कॉपियां भी शेयर की हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है कि ये तमाम दस्तावेजात केस का हिस्सा हैं और पहले ही पाकिस्तान की अदालत में जमा कराए जा चुके हैं। बिल्कुल, और मर्क थॉमस ने साथ ही इस ब्लॉग में खबरदार भी किया है कि इस डील के मुकम्मल ऑडियो शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, जो किसी भी कानूनी अदालत में पेश करके उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आखिर में मर्क थॉमस लिखते हैं कि मीर शकील और मीर इब्राहिम का झूठी कहानियां गढ़ना रोज का किस्सा है कि वो छोटी, झूठी और बेबुनियाद खबरें, मुकदमात और दस्तावेजात बनाते हैं। तो असल सवाल तो यह है कि पाकिस्तान के इदारे, मेहमान और मीर इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी का ही जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल टेलीविजन है, सीनियर सहाफी हैं नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें अमीर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है बोल टेलीविजन के, सीनियर सहाफी हैं। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। हमने देखा है कि जंग और जियो ग्रुप जो है, पूरा ग्रुप जो है, बदयानती को तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो पगड़ियां उछालते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो लगारी साहब आपके साथ बैठे हैं, वो इस ग्रुप की रग रग से वाकिफ है। इस ग्रुप के साथ उन्होंने काम किया बड़े तलीम तक, तो शुरू तो आपको उससे करना चाहिए था। लेकिन देखिए ये ग्रुप जो है इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खुद को माइटी देन माइटी समझता है, और ये ग्रुप बड़े फख्र से ये कहता रहा है माजी में कि हम हुकूमतें बना भी सकते हैं, हम हुकूमतें गिरा भी सकते हैं। और ये ग्रुप जो है ये एक था तो एक सहाफी ग्रुप से पहले से, लेकिन इस ग्रुप ने सहाफत से ज्यादा सियासत करने की कोशिश की और ताकत हासिल करने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें जारी बात है फिर आप जब ऐसे रास्ते पे चलते हैं तो फिर आप बहुत से ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जो आपके डोमेन में नहीं या जो आपके दायरे इख्तियार में नहीं आते। और इसी तरह ये जाली खबरें भी ये ग्रुप शाया करता रहा, ये ग्रुप लोगों को अपना मुखालिफ बनाता रहा और उनके साथ इंतकामी कार्रवाई भी कर, जिसकी एक मिसाल जो है वो बोल और एग्जैक्ट भी है। हालांकि बोल का या एग्जैक्ट का तो इस ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक या कोई मुखासमत नहीं थी, लेकिन इस ग्रुप ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसकी इजारादारी है पाकिस्तानी सहाफत के ऊपर, इसकी इजारादारी है मीडिया के ऊपर, और बोल के आने की वजह से इसकी जो इजारादारी है, इसकी चौधराहट है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा उसने एक महाज खोल दिया बोल के खिलाफ और एग्जैक्ट के खिलाफ। इसी तरह ये और भी सहाफी इदारों यानी अपनी कम्युनिटी के और भी इदारों के साथ ये माजी में महाज खोलता चला आया है। तो ये किरदार इसका बिल्कुल आया रहा है, और इसी वजह से आज अगर आप लोगों में यानी जनरल मासेस की बात करूं, अवाम की, अगर आप उनसे राय ले तो जो क्रेडिबिलिटी इस जमाने में थी आज वो नहीं है। आज लोग इस ग्रुप से बदजन हो चुके हैं और बहुत कम लोग आज जियो पे या जंग पे या इस इदारे के ऊपर एतबार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लगारी साहब भी हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, लगारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लगारी साहब, जंग और जियो ग्रुप का ये शेवा रहा है, मनगढ़ंत खबरें, प्रोपेगेंडा करना, लेकिन किसी इदारे के खिलाफ इस हद तक गिर जाना, किसी शख्सियत को इस हद तक बदनाम करना। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के इदारे आखिर खामोश क्यों हैं? क्यों मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूँ। अभी भुट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था तो जनरल ज़ियाउल हक से ये सवाल किया गया, प्लांट किया गया, ये सवाल इस ग्रुप ने किया कि आप ये बताएं कि फांसी कब दी जाएगी। अच्छा, ट्रायल बेसिस पर एक तो ये कि अपीलेंट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट थी और हाई कोर्ट की समाअत हो रही है, और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक चल रहा था मामला। लेकिन ये सवाल करना कि आप कब फांसी दे रहे हैं, कब फांसी होगी, एक ये कि इस तरह के भी माहौल साजी का काम जो है उनने पहले किया। इफ्तिखार चौधरी पर बहुत से बड़ी बातें आईं, लेकिन उन्हें डिफेम करने का सिलसिला जो है वो उस वक्त से शुरू हुआ जब वो हाई कोर्ट में थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम आते हैं कि एक जर्नलिस्ट पर फायरिंग होती है, हामिद मीर पर फायरिंग होती है। फिर हामिद मीर अभी पहुंचते हैं अस्पताल में, अभी वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, अभी गोलियां नहीं निकाली गई, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, अभी किसी एजेंसी ने तहकीकात नहीं की, अभी पुलिस वहां नहीं पहुंची, अभी कोई और इदारा वहां नहीं पहुंचा। उससे पहले पूरी स्क्रीन पर 48 घंटे से ज़ायद मुद्दत तक वक्त तक एक नाम लिया गया DGISI और कहा गया कि इस फायरिंग के पीछे, इस कातलाना हमले के पीछे DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैं। ICIJ इतना बड़ा इदारा है, इतना क्रेडिबल इदारा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 60-70 चैनल्स मौजूद हैं और इन चैनल्स में से बहुत जय्यद सहाफ़ी भी मौजूद हैं। लेकिन क्या वजह है कि एक चैनल का इंतखाब किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से 2 सहाफ़ी लिए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, इस कंसोर्शियम की जानिब से, और वो दोनों एक ही चैनल से होते हैं? लगारी साहब। नहीं, मैं ये कहता हूं कि इनके पास
कोई दलील नहीं होती है, कोई सबक। अच्छा, वो कोई इंटरनेशनल जो इदारा है, इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम है सहाफ़ियों का, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी है। भाई क्वेश्चन होगा ना, जो कुछ पेश किया गया या जो कुछ दिया गया, कंटेंट एक इदारे की तरफ से दिया गया, एक इदारे के एक सहाफ़ी की तरफ से दिया गया, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई मैं इस ग्रुप में एडिटर रहा हूँ ना यार, मुझे मालूम है कि किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कोई कौन कितना अपनी कैपेसिटी रखता है, कौन कितना बड़ा सहाफ़ी है, मुझे एक एक का पता है, मुझे एक एक उनके सोर्सेस का पता है कि किस तरह से खबरें निकालते हैं और किस तरह से खबरें उनके पास होती हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि बरी इमाम के पास बैठकर एक आदमी इनको पर्चे, कौन है आदमी, किससे लेते हुए पर्चे, वो पर्चियाँ उनके हाथ में थमा देते हैं, ये उनसे खबरें इबाल करते हैं। ये इनकी क्रेडिबिलिटी, अमीर ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। और ये कौन हैं, इनके पीछे कौन होता है? ये जमहूरियत के खिलाफ होते हैं, ये इदारों के खिलाफ होते हैं, अदलिया पर कोई चढ़ाई कर रहा उनके साथ होते हैं, फौज पर कोई चढ़ाई कर रहा उसके साथ होते हैं, हुकूमत पर कोई चढ़ाई कर रहा होता है इसके साथ होते हैं, पार्लियामेंट पर कोई चढ़ाई कर रहा हो इसके साथ होते हैं। जिस इदारे पर अटैक हो, जिसमें इनका अपना मफाद मौजूद हो, ये सब पर हमला करने को तैयार रहते हैं। और उन्होंने इस तरह के बहुत से लोग, मैं उनके साथ मुलाजिम के तौर पर काम किया है, मैंने अपने ज़र्फ़ और ज़मीर को नहीं बेचा, अपनी तरफ से ईमानदार रहने की कोशिश करता रहा हूँ मैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग जिस तरह से ये खबरें, मुझे मालूम है ना कि किस तरह से शाम को 8-9 बजे के बाद एक जुमा बाज़ार लगता है कि कौन सी खबर कहाँ लगेगी, और उसको ये प्लान का नाम देते हैं, किसको कहाँ प्लेसमेंट किया जाएगा। इस वक्त उस इदारे के अंदर ना कोई एडिटर है, ना कोई न्यूज़ एडिटर है, ना कोई चीफ न्यूज़ एडिटर है, हर चीज़ मालिक खुद हैं, ना कोई रिपोर्टर है। ये मुख्तलिफ ज़राए से वो जो टिप्स होती हैं वो इन रिपोर्टर्स को देते हैं, जो चंद इनको जो फूल पत्तियां हैं इनको चंद एक टिप्स देकर फिर इनसे खबरें इवॉल्व कराकर फिर देखेंगे कि ये हमारे मफादात पर पूरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। फिर जिसके खिलाफ चाहें ये शुरू कर दें, किसी बैंक के खिलाफ करना शुरू कर दें, किसी रियल इस्टेट बिजनेस के खिलाफ चाहें शुरू कर दें, किसी बैंक के खिलाफ चाहें शुरू कर दें, किसी अपने स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ चाहें शुरू कर दें, जिसके खिलाफ, और मुल्क का नुकसान हो रहा है तो होता रहे, ले अपने मफाद के लिए। ये तो मालिक है ना, ये तो जो चाहते हैं ये कर देते हैं। लेकिन अमीर अब्बास, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो हकायक दुनिया को बताए। अगर उसके पास कोई खबर है तो वो एज इट इज़ आगे बताए, ना कि पैसे लेकर अपनी जेब भरकर उसको मस्क करके दुनिया को बताए। तो उमर चीमा जैसे जो सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ आखिर इदारे खामोश क्यों रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये तो सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा हुआ। जी अमीर अब्बास। अमीर अब्बास शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लगारी साहब, अब जो बात है कार्रवाई करने की, क्या वजह है आपकी नज़र में कि कार्रवाई नहीं की जाती है इन लोगों के खिलाफ? आपने इससे पहले जो कुछ हामिद मीर के वाक़े के बाद हुआ, क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं होती है? पगड़ियां उछालें, किसी के खिलाफ कुछ भी कह लें और कोई बोलने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि जनरल ज़हीर इस्लाम तो अब भी बैठे हुए हैं ना, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो क्यों नहीं जाकर पूछते हैं? हमारे इदारे ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब पार्लियामेंट को रुस्वा किया जाता है उस वक्त ऐसा क्यों नहीं पूछा जाता? हम आम कॉमनर हैं, जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ झूठा गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है तो क्यों नहीं बात होती है? जब सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ गलीज़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है तो क्यों बात नहीं की जाती है? जब इदारों के ख़िलाफ़ बात होती है तो क्यों नहीं बात की जाती है? जब अदलिया के ख़िलाफ़ बात की जाती है, फिर ये अपने स्टेक्स करते हैं। इनका मसला ये होता है कि बाद में ये चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के लोग यहाँ पर लगाए जाएं, सौदेबाजी होती है, और फिर मुख्तलिफ इदारों पर अपने लोगों को इंडक्ट भी कराते हैं, फिर उनका एक स्टेक बन जाता है। लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कोई फलां जगह पर है। भाई इस्टेब्लिशमेंट ये भी है, और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस तरह के फैसले करती है और इम्पोज करती है और उन पर असर्ट करती है। ये फैसला करते हैं और इदारे उस पर काम करते हैं। मैं कहता हूँ इतना बड़ा इदारा है, हम कहते हैं कि कभी भी किसी एक सिपाही की भी हुर्मत को ख़राब नहीं किया जाना चाहिए जो आपके यहाँ किसी भी मकाम पर हो,
एक सिपाही हो, एक लांस नायक हो, एक नायक हो, एक हवालदार हो, एक हवालदार मेजर हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है भाई, उसको नहीं आप पामाल कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आप एक डीजी आईएसआई की इज्जत पामाल करें और आप 48 घंटे तक लगातार उसके खिलाफ चलाएं और सिटिंग डीजी आईएसआई कुछ आप मुझसे सवाल करते हैं, ये बात मुझसे करते हैं कि वो क्यों नहीं करते हैं, तो इदारों से पूछे ना कि या आप क्यों नहीं करते हैं। कोई जाकर जनरल ज़हीरुल इस्लाम से पूछे, आपने कम अज़ कम अज़ाला हैसियत उर्फी का मुकदमा तो किया होता, आपको डिफेम किया गया, आप अपने डिफेम करने का मुकदमा तो करते, कहते जी मेरे खिलाफ ये बात साबित करें। आपने 48 घंटे तक प्रोग्राम किया। एक तरदीद काफी नहीं होती है कि एसपीआर कह दे कि जी तरदीद कर दी हमने, जाएं और उनके खिलाफ अगर आपने ये अगर क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि ये बात तो कहीं से भी नहीं साबित कर सकते। आप किसी इन्वेस्टिगेशन के इदारे पर गए ही नहीं, ना हामिद मीर ना उनका इदारा गया। वेरी वैलिड पॉइंट। और ये चीज ब्लॉग में भी बड़ी डिटेल के साथ लिखी गई है कि तमाम सबूत पेश किए गए हैं और आगे से मर्क थॉमस की जानिब से यह भी कहा गया है कि हम उनके पास शवाहिद मौजूद हैं और आगे भी वो शवाहिद को लेकर आएंगे। तो सर क्या समझते हैं कि चैलेंज भी किया गया है अमीर अब्बास साहब इस ब्लॉग में कि तमाम तर सबूत मौजूद हैं और अगर उनको कोई चैलेंज करता है तो वो हर तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार भी हैं? देखिए, जिधर ये रवाई साहब जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं ना, जिस तरह उन्होंने DGISI को दलाइल किया और हामिद मीर साहब के हवाले से, ये मैंने खुद मौजूदा आर्मी चीफ से इस बारे में सवाल किया और हामिद मीर साहब की मौजूदगी में सवाल किया था कि हामिद मीर साहब इल्जाम लगाते हैं DGISI उस जमाने के जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी पर कि उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग करवाई और इनको कत्ल करने की कोशिश की। तो आर्मी चीफ ने हामिद मीर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद मीर साहब आप क्यों नहीं सच में हमला करवाया था। तो उस वक्त हामिद मीर साहब खामोश रहे और उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो नहीं दिया। तो फिर आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि आप बताएं कि आपको बलूचिस्तान के एक मैंडल ने आप पर हमला करवाया और आपने आज तक क्यों नहीं ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी के खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई चलाई। तो हामिद मीर साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये इधर उधर की बातें करना तो बहुत आसान है और वो हो रही है, लेकिन खुद जो आर्मी चीफ मौजूदा उनके सामने एक इदारे का सरबराह उसके सामने जब ये बात हुई और मीर साहब लाजवाब थे, तो अब तो बात ही खत्म हो गई। तो सारी जो मफरूजा अफवाह साजिशी थेरी जो कुछ भी था वो सब ठुस हो गया। मगर आ गए आप जो मौजूदा मगर ये है ना कि अमीर बस कार्रवाई नहीं हुई। असल बात ये नहीं है कि कौन था पीछे, वो इदारों को भी मालूम था जो भी बात कर रहे थे, लेकिन सवाल और है वो था नहीं था क्या था, लेकिन ज़हीरुल इस्लाम नहीं थे। ज़हीरुल इस्लाम ने अपने इज्जत का, वकार का, पेशे का, अपने मनसब का उन्होंने दिफा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं वो उनके खिलाफ डेफेमेशन में गए, उसके उस चैनल के और उस आदमी के खिलाफ जिसने ये सारा कुछ किया। जी ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं गाजी साहब। फिर अगर आपको याद हो तो एक कमीशन भी बनाया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में हामिद मीर साहब के इस हमले के ऊपर, और उस कमीशन के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें ज़हीरुल इस्लाम साहब कभी पेश ही नहीं हुए। बहरहाल उनको होना चाहिए और वो एक ऐसी शख्सियत है हमारे सियासी अस्करी दौर के कि वो कभी सामने ही नहीं आया अपने रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी अपना सरकारी या गैर सरकारी तौर पे ऑफिशियली अनऑफिशियली कभी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया ही नहीं, जो कि उनको देना चाहिए था। और आप सही फरमा रहे हैं कि एक इदारे ने उनके खिलाफ यलगार कर दी और उनके भाई आमिर मीर साहब ने फौरी तौर पर इल्जाम लगा दिया। अभी वाक़या हुआ है, अभी उसके शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए, अभी कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, अभी कोई गवाह सामने नहीं आया और आनंद फानन उनके भाई आमिर मीर साहब आए और उन्होंने आओ देखा ना कहा, उन्होंने कहा लो जी मेरे भाई पर तो DGISI ने हमला करवा दिया। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले अब्दुल कदीर खान जहान फ़ानी से कूच कर गए। अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। उनकी तदफीन भी फैसल मस्जिद के अहाते में ही की जाएगी। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियाँ इस वक्त जारी। जी बिल्कुल। और इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि फैसल मस्जिद में वो मौजूद हैं जहाँ उन्होंने तदफीन के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया है। इससे पहले शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम के हीरो थे और उनको पूरे सरकारी एजाज़ के साथ
सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी हवाले से हम जो मज़ीद तफसीलात अपने रिपोर्टर से भी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लगारी साहब मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल टेलीविज़न के। लगारी साहब, ओके, लगारी साहब आपकी जानिब आता हूँ। अलादिता जो हैं वो इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के घर के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अलादिता, बताइएगा इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के घर के बाहर क्या मनाजिर हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात पहुँची हैं और उनके पसमानदगान के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर के बाहर मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर और पुलिस ने चारों तरफ से घर को कार्डन ऑफ किया हुआ है और जो घर के जानिब जाने वाला रास्ता है वो आप देख सकते हैं पुलिस से बैरियर लगाए हुए रास्ते किसी भी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के फैमिली के करीबी लोग अहले महल्ला के वो ताज़ियत के लिए उनकी फैमिली के साथ जा रहे हैं। कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उनके घर गए, उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत की, वापस आए। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वफात पर सबको दिली दुख है और उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करने के लिए गया। उनके साथ जब हमारी बात हुई, उनसे जब पूछा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में, तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे वो सब इसमें शिरकत करेंगे। कुछ दिन पहले डॉक्टर तारक फातमी भी, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, वो भी अपनी फैमिली के हमरा उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत के लिए गए। इस वक्त ज़रा ये डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये कहना था कि उनकी फैमिली में उनकी अहलिया और उनकी दोनों बेटियां इधर हैं और उनके साथ हमने मिलकर ताज़ियत की है। अब भी ताज़ियत का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बताया कि उनके जितने भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे वो इसमें शिरकत करेंगे, नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे और फैसल मस्जिद में नमाज जनाजे के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। तो इस वक्त जो फैसल मस्जिद में तैयारियां सिक्योरिटी के उधर सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला खुद फैसल मस्जिद में गए, उधर के हालात, उस कब्र भी उधर खुदाई की जा रही है। 2 जगह पे उनकी कब्र खुदाई की जा रही थी कि 2 जगह पे उन्होंने कहा कि जो 2 बजे फैमिली ज़राए फैसला करेंगे, उनकी तदफीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक उनकी तदफीन की जाएगी। लेकिन अभी तक 2 जगह पे ही तैयारियां की जा रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी यही बताया कि उनकी फैमिली के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ पर उनकी तदफीन होनी है। लेकिन तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो मुकम्मल इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं। जबकि उनके घर के बाहर की बात की जाए तो उनके घर के बाहर इस वक्त ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। अभी आप देख सकते हैं, कैमरामैन मुदस्सिर आपको दिखाएं कि कुछ लोग फूल भी लेकर आए हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर की तरफ जा रहे हैं। फूल लेकर इस वक्त कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी इदारों ने उनको रोका हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की का जसद खाकी है वो इस वक्त क्या अस्पताल में मौजूद है या फिर घर लाया गया है? जी बिल्कुल, हमने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा गए, वो इसी महल्ले के रहने वाले हैं। उनके साथ ताज़ियत की, जब वापसी पर आए तो उनसे हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि अभी तक उनकी डेड बॉडी इधर नहीं लाई गई। ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो डेड बॉडी है इस वक्त नेस्ट काम के हॉस्पिटल में है। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि उनकी डेड बॉडी को उनके घर में लाया जा सकेगा या डायरेक्ट उधर ही फैसल मस्जिद में लेकर जाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं हो सका। क्योंकि जो भी ताज़ियत के लिए गए हैं वापस आए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी अभी यही कहना है। ज़रा भी यही बता रहे हैं कि अभी तक उनकी डेड बॉडी जो है नेस्कॉम के हॉस्पिटल में है। 2 बजे के बाद ये क्लियर होगा कि उनकी डेड बॉडी को घर में लाया जाता है या फैसल मस्जिद में या एच कब्र से ले जाएंगे। जिस तरह शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 बजे तक उनके फैमिली के साथ बातचीत के बाद ये फैसला होगा कि उनकी तदफीन एच कब्रिस्तान में होगी या फैसल मस्जिद में होगी। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि डेड, अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं। अगर साथ साथ हम ये मनाजर भी आप लोगों को अपने नाजरीन बोल के नाजरीन को दिखा रहे हैं, अगर उनकी डेड बॉडी घर में लाई जाती है तब भी 2 बजे के बाद पता चलेगा। अगर फैसल मस्जिद में ये वाली बात क्लियर नहीं है, फैसल मस्जिद में सूरत हाल क्या है वो भी हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। लेकिन पहले लगाई साहब आपसे मैं बात करना चाहूँगी। लगाई साहब वो मोहसिन पाकिस्तान थे, मुल्क की दिफा को उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया, क्या कहेंगे आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत के हवाले से? उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन,
ये अलग बात के दफनाएंगे बड़े एजाज़ के साथ। वाह। तो वो एक बड़े आदमी थे और उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत रची हुई थी। और जिन हालात में वो हॉलैंड को छोड़ कर आए थे, और जब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा था कि मैं, और उस वक्त राजस्थान के इलाके पोखरान में हिंदुस्तान एटमी धमाका कर चुका था 1974, 47 साल कबल। और जब इंदिरा गांधी ने धमाका किया, पाकिस्तान सदमा उठा, 2 लख्त हो चुका था, पाकिस्तान टूट चुका था और पाकिस्तान के अंदर मायूसी बहुत भरी हुई थी। और ऊपर से इस धमाके के बाद यहाँ पर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त मिलता है, और उनने खुद पाकिस्तान को एक राख में से निकाल कर गुलजार बनाने की कोशिश की थी, और उनने ख़त लिखा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मेरे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना सकूं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ौरन उनको बुलवाया और तमाम वसाइल उनके हवाले किए और उनके सोवरेन हैसियत दी कि आप इस तरह बैठकर आप जो कर सकते हैं करें, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उनका काम चलता रहा, मार्शल लॉ दौर आया। अच्छा, एक बात भुट्टो साहब ने और भी की थी कि इसके साथ साथ उन्होंने एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का सौदा किया था, और जब ये सौदा हो गया फ्रांस के साथ, तो यहाँ पर किसिंजर आया था, और किसिंजर ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने ये आकर कहा था भुट्टो साहब को कि आप ये सौदा मनसूख करें, वरना हम आपको निशान इबरत बना देंगे। उन्होंने कहा निशान इबरत बना लें, हम घास खाना गवारा कर लेंगे, लेकिन हम बंद बनाएंगे। और उन्हें निशान इबरत बना दिया गया। और फिर ये हुआ है हमारे इस मोहसिन के साथ, जिसने आपको एक बहुत बड़ा डिटरेंट दिया अपने दुश्मन के सामने, हिंदुस्तान के सामने, जिसने ये बम बनाया जो एटमी बम का खालिक था। आपने उसको टीवी पर बिठाया और उसके एतराफ़ात चलाए और उससे ऐसी चीज़ें मंसूब करके उनके मुंह से करवाई जो उसने नहीं की थी। क्या ये जो सैनिटरी फ्यूजेस होते हैं, क्या ये ऊंट पर लाद कर, गधा गाड़ियों पर लाद कर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाते हैं? और उनसे कहलवाया कि ये सौदे मैंने किए थे। ये बहुत ही भयानक खेल था। हम लोग अपने मफाद की, अपनी ज़ात के मफाद तक महदूद हो जाते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि आपने बात की है। जमील खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं, और मौसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ उन्होंने काम किया है। जमील साहब, आपकी जानिब भी आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा फैसल मस्जिद, वहाँ पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फ़ारूक मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा तदफीन के हवाले से इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे हैं और एग्जैक्टली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कहाँ पर दफन किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल मस्जिद के अहाता में मौजूद हूँ और बिल्कुल फैसल मस्जिद के दूसरी तरफ जो है नमाज जनाजा की बिल्कुल तैयारियाँ की जा रही हैं। पाक फ़ौज के जो चाको चौबंद दस्ता है वो भी पहुंच चुका है सलामी देने के लिए, चूँकि सरकारी अजाज़ के साथ दफनाने का है, और जो ग्रेवयार्ड का अमला है वो भी पहुंच चुका है। और इस वक्त जनज़ियाउल्लाह की कब्र के बिल्कुल साथ जो है उनकी तदफीन के लिए जो कब्र कुशाई है वो की जा रही है। डॉक्टर कदीर की H8 कब्रस्तान के हवाले से उनकी वसीयत थी, ताहम वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद वरसा से कहा गया है कि वो अब बताएं कि वो तदफीन कहाँ करना चाहते हैं, और उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है कि 2 बजे वो बताएंगे। लेकिन CDA का जो ग्रेवयार्ड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और खुदाई जो है वो कब्र कुशाई जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है और सिक्योरिटी के खास से अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। लेकिन कोई भी जो शख्स है वो वॉक थ्रू और जो कोरोना के जितने SOPs हैं उसके बगैर फैसल मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आम नमाजियों के लिए जो सेहन है
वो बंद कर दिया गया है। अभी ज़ोर की नमाज का भी वक्त हुआ तो जो वहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने ही नमाज़ पढ़ी है, लेकिन बाकी जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको अभी इजाज़त नहीं है फैसल मस्जिद में जाने के लिए, क्योंकि जो नमाज जनाजा के लिए पंडाल है वो फैसल मस्जिद के मेन सेट से दूसरी तरफ है। तो आप कह सकते हैं कि एक फैसल मस्जिद के दूसरी तरफ जो है वो नमाज जनाजे की तैयारियां हो रही हैं, और फैसल मस्जिद के जो पहली तरफ है पार्किंग वाला जो एरिया है, जो जनरल ज़ियाउल हक का जो पहले कब्र है उसके कब्र के साथ ही बिल्कुल जो है वो जो CDA का अमला है वो इस वक्त कब्र कुशाई के लिए मौजूद है, और जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो तमाम जो है इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो खारदार तारे हैं वो भी जनाजे का जो पंडाल है जनाजे का उसकी तरफ लगा दिए गए हैं, और वॉक थ्रू जो गेट्स हैं वो भी वहाँ पे नस्ब कर दिए गए हैं। और जाहिर ये नमाज जनाजा किस वक्त अदा की जाएगी और कौन-कौन सी आम शख्सियात हैं सुबह अगर देखा जाए तो काफी गर्मी थी, लेकिन इस वक्त नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी तौर पर कहा गया है तदफीन का, तो चारों चीफ्स, वज़ीर आज़म, वज़रा, अपोजिशन अरकान, जो जितने भी अहम शख्सियात हैं उनकी तवक्को की जा रही है। ताहम सरकारी तौर पर अभी तक इस तरह के हिफाजती इंतज़ामात किए जा रहे हैं वहाँ से यही लग रहा है, चूँकि तमाम जो वो पंडाल है जहाँ पे जनाजा होना है उसको खारदार तारों के साथ जो है वो कवर कर दिया गया है, जबकि वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी लगा दिए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं, और कोई भी आम शहरी जो है वो उस तरफ फिलहाल उनको इजाज़त नहीं है जाने की, चूँकि BD का जो स्टाफ है बम डिस्पोजल का वो भी अभी मौला कर रहा है। साबिक सफीर जमील खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, आपने तकरीबन 3 साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काम किया, आप क्या बताएंगे उनके बारे में? कैसी शख्सियत के मालिक थे वो, नेचर कैसी थी उनकी, और आपका कैसा वक्त गुजरा उनके साथ? जी यकीनन पहले तो ये कि एक बहुत भारी दिल के साथ आज जब ये खबर मिली तो पूरी कौम मज़मूम और बहुत ज़्यादा अफसरदा ज़ाहिर है। हम जैसे लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया, इतने बड़े इदारे में काम किया, उनका दिल यकीनन बहुत भारी है। बहरहाल आपने मुझसे सवाल किया, एक ऐसे अजीम इंसान जिसमें इंसानियत भी कूट कूट कर भरी हुई थी, जो कि एक हमदर्द इंसान भी थे। डेली हर रोज़ अपने तमाम डायरेक्टर्स को बैठा के उनके साथ लंच ब्रेक में लंच किया करते थे, और लंच ब्रेक में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की बात होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने की बात होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ इल्म और फ़नून और साइंस की बात होती थी, और एक मोटिवेशन की बात होती थी। बला का एडमिनिस्ट्रेटर मैंने उनको देखा, जब वो लेबॉर्ट्री में जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले करते थे तो लम्हों में फ़ैसले करते थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराते थे, और जब वो 10 बजे के बाद चले जाते थे लेबॉर्ट्री में तो उनका राब्ता दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता था और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में ही होते थे। फ़ख्र पाकिस्तान, मौसन पाकिस्तान और रश्क पाकिस्तान, ये सही अल्क़ाब उनके लिहाज से उन्हें कहा जा सकता है। और दुश्मन के मज़मूम इरादों को जिस तरह आग में उन्होंने मिलाया, इसे कौम याद रखेगी। हमारे पास अगर जौहरी क़ुव्वत न होती तो आज मोदी जैसे दरिंदे पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या हशर करते। और ये उनको इदराक था डॉक्टर कदीर खान को कि हमारे पास अगर ये क़ुव्वत न हुई तो इंडिया हमारा रहना मुहाल कर देगा। और बकाए पाकिस्तान के अलमदार और इंसानियत की खिदमत से हमेशा सरशार रहे हैं। मैंने उनकी वो स्टोरीज़ और मुझ जैसे बाकी लोगों ने वो स्टोरीज सुनी हैं कि जब पाकिस्तान पर कुछ बैन लगे कुछ हिस्से पुर्जों को मंगाने में, तो डॉक्टर कदीर खान, जिनको कोई उस वक्त नहीं पहचानता था, वो ऐसी फैक्ट्रियों में जाके मजदूरों के साथ बैठकर उन आलात को और हिस्सों पुर्जों को बनाया जिसकी की अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को उस वक्त। और जब बाद में मजदूरों को पता पड़ा कि ये तो डॉक्टर कदीर खान था, तो वो अपने उंगलियां दांत में रखकर और वो इस ताज्जुब का अपना वो जिक्र करते रहे। और यकीनन मैंने उनको एक इतना मिलनसार इंसान पाया कि वो ज़मीन पर भी बैठ के लोगों के साथ बात कर लेते थे और एक सादा तरीके से ज़िंदगी बसर करने वाले। और अक्सर शाम को अपने स्टाफ को और अपने दोस्तों को अपने घर पर डिनर पर भी बुलाते थे, और वहाँ भी वो हमेशा जो गुफ्तगू करते थे वो
सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तानियत की। और जब वो किस्सा अपना बताते थे कि किस तरह नीदरलैंड में और वहाँ बेल्जियम में किस अंदाज में वो काम करते थे और कितने शहाना तरीके से रहते थे, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कॉल उन्हें दी तो वो किस तरह यहाँ आए और एक ऐसे इदारे को बनाया जिसका तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, जिसको उन्होंने मुमकिनात में तब्दील कर डाला। और आज अगर हम सुख का सांस ले रहे हैं और आज मोदी जैसे हम आंखों से आंखें मिलाकर और सीना तान कर बात कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर कदीर खान जो अगेन मैं कहूँगा कि मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान और रश के पाकिस्तान, और उनका ये एहसान हम बतौर कौम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अलादिता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। जाहिद फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, अहाते में मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा, फैसल मस्जिद के बाहर हम देख रहे हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमें थोड़ा बताइएगा, जहां पे जिस जगह पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी, कैपेसिटी उस जगह की कितनी है, कितने लोग वहां पर समा जाते हैं? जी बिल्कुल, जो फैसल मस्जिद के जो मेन सहन है उसके साथ जो अहाता है जहाँ पे कब्रिस्तान जो नमाज जनाजा होनी है, वहाँ से मैक्सिमम 15 से 2000 तक जो लोग हैं वो आ सकते हैं। लेकिन मोर एक्सपेक्टेड यही है कि जो VIPs हैं वो तो शिरकत करेंगे, आम शहरी इतनी बड़ी तादाद में शिरकत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो मेन सहन है उसमें 50,000 नमाजियों की जो है वो कैपेसिटी है। लेकिन जिस पंडाल को, जिस प्लाट को चुना गया है, वहाँ से 2-3 हज़ार से ज़ायद जो लोग हैं वो नहीं आ सकते। लेकिन इस वक्त आप देखें कि कुछ देर कबल काफ़ी गर्मी थी, मौसम काफ़ी शिद्दत थी, लेकिन अब हल्की हल्की जो आप कह सकते हैं बूंदाबांदी और बादल जो हैं वो आसमान के ऊपर छा गए हैं। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप कहें कि तमाम शहरी जो हैं, जो लोग भी आना चाहें वो आ सकेंगे, मुमकिन उस पंडाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि 4 तरफ से उसको खारदार तारे लगा के उसको कवर कर दिया गया है उस अहाते को, और जो मेटल डिटेक्टर्स हैं और जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी वहाँ पे लगा दिए गए हैं चारों तरफ। VIPs की आमद जो है वो फैसल मस्जिद की बैक साइड से होगी, और जो बाकी जो लोग होंगे उनको फ्रंट साइड से जो पंडाल के जो जिसको मुंतखब किया गया है वहाँ से दाखिल होंगे। और जो उनकी एक वसीयत थी H8 कब्रिस्तान के हवाले से, और उसके बाद जब फैसला किया वज़ीर-ए-आज़म ने, क्योंकि उनकी तदफीन जो है वो फैसल मस्जिद के अहाते में की जाएगा, और ऐन उस जगह के ऊपर जहाँ जनरल ज़ियाउल हक की तदफीन हुई थी उसके बिल्कुल साथ ग्रेवयार्ड का जो अमला है CDA का, वो उस खुदाई के अंदर मसरूफ़ है। ताहम 2 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था। हतमी तौर पर उनके वरसा जो हैं वो इस हवाले से फैसला करेंगे कि तदफीन H8 कब्रिस्तान में जहाँ पे कब्र की खुदाई हो चुकी है वहाँ पे उनकी रिहाइश का सूरत-ए-हाल क्या है वो अल्लादिता से जान लेते हैं। अल्लादिता, कुछ अभी तक कंफर्म हो सका है जसद खाकी के हवाले से कि जसद खाकी को यहाँ पर लाया जाएगा या फिर डायरेक्ट फैसल मस्जिद ले जाया जाएगा जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा होगी? जी बिल्कुल, अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी किए गए हैं, और जो उनकी फैमिली के करीबी लोग हैं, अहले मोहल्ला के करीबी लोग हैं, वो उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। सियासी लोगों में अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कुछ देर पहले उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करने के लिए गए। उनका कहना था, चूँकि मैं इनके करीब ही इधर रहता हूँ तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे डॉक्टर साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करके वापस आया हूँ। तारिक फातमी जो साबिक सेक्रेटरी थे फॉरेन ऑफिस के, वो भी अपनी फैमिली के साथ उनके घर में ताज़ियत करने के लिए गए हैं। कुछ फैमिलीज़ भी हमने जाती हुई देखी उनके साथ जो ताज़ियत करने के लिए जा रही हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वो फैसल मस्जिद में उनकी तदफीन होगी या H8 कब्रिस्तान में होगी,
तो जिस तरह शेख रशीद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और अभी ज़राए भी अभी बता रहे हैं, तो ये 2 बजे के करीब फैसला होगा। दोनों जगह पर कब्र की तैयारियां हो रही हैं। एचएड कब्रिस्तान में भी उनकी कब्र खुदाई की जा रही है और इसी तरह CDA कमला ग्रेव यार्ड का फैसल मस्जिद में भी पहुंचा हुआ है, वहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन ये दोनों जगहों के ऊपर एक जगह पर उनकी तदफीन होगी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेड बॉडी इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि नेस्कॉम हॉस्पिटल के अंदर है। ये भी 2 बजे के बाद क्लियर होगा कि उनकी डेड बॉडी एम्बुलेंस में उनके पहले घर में लाई जाएगी या डायरेक्ट फैसल मस्जिद में या एचएड कब्रिस्तान में लेकर जाया जाएगा। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा का तो उनका 3:30 बजे कंफर्म हो चुका कि उनकी नमाज जनाजा 3:30 बजे होगी, लेकिन उनकी तदफीन फैसल मस्जिद में होगी या एचएड कब्रिस्तान में होगी। ये 2 बजे के बाद उनकी फैमिली के साथ मुशावरत करने के बाद जो फैसला होगा उसी तरह उनकी तदफीन की जाएगी, फैसल मस्जिद में होगी या एचएड कब्रिस्तान में होगी। जी ठीक, अल्लाह देता हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जमील खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। जमील साहब, कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जुड़ी हो, वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? इस्लामाबाद में एक छोटी सी मस्जिद थी और जब उन्हें मालूम हुआ कि वो मस्जिद अभी काफ़ी उसकी नागुफ्ता बेहालत हो रही है, तो उन्होंने एक लम्हा नहीं लिया और कहा कि मस्जिद मेरी तरफ से बनवाई जाए। लेकिन न सिर्फ एक मस्जिद, फॉरेन ऑफिस की मस्जिद जो हमारी थी वो भी, उसको भी जब डॉक्टर कदीर खान को पता पड़ा। जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। विफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, एक तो तदफीन के हवाले से बताइएगा, कुछ डिसाइड हो पाया है कि तदफीन कहाँ पर की जाएगी और नमाज जनाजा में कौन कौन शिरकत करेगा? देखिए जी, तमाम कैबिनेट को हदायत है कि वो शिरकत करें और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सारे ऑफिसर नेवी एयरफोर्स के शरीक होंगे और फौजी एजाज के साथ उनको कौमी परचम हाफ सरनगू रहेगा। और दोनों कब्रें बना ली हैं, दोनों को मैंने खुद विजिट किया और ये फैसला 2:30 बजे फिर उनके फैमिली से पूछूंगा, जिस जगह वो कहेंगे वहाँ उनकी तदफीन कर दी जाएगी। अच्छा, और शेख साहब थोड़ा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बताइएगा, दोनों जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? दोनों जगह पे रेंजर्स अलर्ट की है, FC अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, तमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, दे आर ऑन ड्यूटी सर। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। आप जमील खान साहब, आप आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपकी बात को काट दिया गया। जमील साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और ऐसे ऐसे गरीब गुरबा उनके पास, जब उनको पता पड़ता था कि कोई यतीम, कोई गरीब, कोई इदारा जिसे के मावनत की ज़रूरत है, तो डॉक्टर कदीर खान एक लम्हा भी नहीं लगाते थे कि उसकी मावनत के लिए फ़ौरन उन्हें कोई हर लिहाज से मदद की जा सके। और मैंने खुद देखा है कि जब कोई भी किसी तरीके से उनकी आवाज़ पहुंची है डॉक्टर कदीर खान की तरफ, तो उसे फ़ौरन मदद वहाँ फराहम की गई है। अलावा सबसे उसमें एक उनमें जो मैंने देखा, एक तरफ तो साइंटिफिक जो उनके तजर्बात थे और जो वो वक्त लगाते थे 10:30 बजे के बाद रोज़ाना लेबॉर्ट्री में, उससे हटकर जो इल्म और साइंस और तहकीक में जो उनकी दिलचस्पी रहती थी, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने लंच हमेशा करते थे अपने डायरेक्टर्स के साथ, मैं भी उस टेबल पर शामिल रहता था और लंच में सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के लिए बका, पाकिस्तान को मजबूत और पाकिस्तान को तरक्की किस तरह दी जा सकती है, इस पर ज़्यादा बात होती थी हमेशा। ठीक, जमील साहब, उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी शख्सियत को हमेशा याद रखा जाएगा। जमील खान साहब आपका शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका शुक्रिया, और जाहिद और अलदिता आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लम्हा बलम्हा नाजरीन आपको अपडेट करते रहेंगे बोल टेलीविज़न पर उनकी तदफीन के हवाले से, उनके नमाज जनाजा के हवाले से। फिल वक्त मुझे मोहम्मद कामरान और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।